बच्चों, मैं मंजू रानी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 11 है और विषय हिंदी है। आज का हमारा विषय कहानी विधा के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी, जिसका शीर्षक ध्रुव यात्रा है। छात्रों, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर वह ध्रुव दिया गया है। बच्चों, इस विधा से परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न आते हैं और इन 5 अंकों को सरलता पूर्वक हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, किन किन तथ्यों के माध्यम से हम इन अंकों को अर्जित कर सकते हैं, इसके विषय में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जिसका पाठ्य अनुक्रम यह है। कहानी क्या है, कहानी के लेखक का संक्षिप्त परिचय, कहानी की कथा वस्तु, कहानी का उद्देश्य, अभ्यास प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और पुनरावलोकन। कहानी क्या है? कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। प्रारंभ में मनोरंजन और आत्म परितोष के लिए कहानी सुनी जाती थी। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदना को व्यक्त करना है। हिंदी गद्य साहित्यकारों ने हिंदी को परिभाषित करते हुए लिखा है। आइए सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा को पढ़ते हैं। सादे ढंग से कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवर्तित होने वाली गद्य विधा कहानी है। अकेल जी ने लिखा है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है जो उम्र भर मिलती रहती है और समाप्त नहीं होती। मुंशी प्रेमचंद, जो कि कहानी के महानायक कहे जाते हैं, उन्होंने लिखा है, कहानी गल्फ एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रभावित करना ही कहानी का उद्देश्य रहता है। कहानी के प्रमुख 6 तत्व हैं। कथानक, जो कि कहानी की कथा वस्तु होती है, पात्र और चरित्र जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है, कथोपकथन और वार्तालाप, जो कि कहानी के पात्रों द्वारा बोला जाता है, वातावरण, देश काल और परिस्थिति, कहानी में वास्तविकता लाने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा और शैली, कहानी की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए और शैली, कई तरह की शैलियों का प्रयोग होता है कहानी में, जैसे चित्रात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि। उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य अवश्य होता है जिसके द्वारा समाज को शिक्षा देना और संवेदना व्यक्त करना है। आइए हम कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार के जीवन पर संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के एक गुरुकुल में हुई थी। पंजाब से इन्होंने मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही रोकनी पड़ी। इन्होंने बहुत से क्रांतिकारी और राजनीतिक पत्रों का संपादन किया। इसी बीच आपके उपन्यास परख के लिए आपको अकादमिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
जीवन में बहुत सी कठिनाइयों के पश्चात भी आपने अपना लेखन कार्य बंद नहीं किया। आपकी अन्य रचनाएं हैं तपोभूमि, त्याग, पत्र, कहानी, सुखदा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, व्यतीत, जयवर्धन, जानवी और पाजे। आपने अपने लेखन कार्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि। शैलियां भी विभिन्न हैं, जैसे दृष्टांत, वार्ता तथा कथा शैली युक्त। आपने अपनी शैली में नाटक तथा स्वागत शैली का भी प्रयोग किया है। आइए हम अपनी कहानी के प्रमुख पात्रों से परिचित होते हैं। राजा रिपुदमन बहादुर उर्मिला का प्रेमी। उर्मिला आचार्य मारुति की पुत्री और राजा रिपुदमन की प्रेमिका और उसके पुत्र की मां। आचार्य मारुति एक मनोचिकित्सक। बच्चों, इस कहानी का संपूर्ण अध्ययन आपको स्वयं करना होगा। कहानी का संपूर्ण अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भली भांति कर सकेंगे। आइए मैं आपको कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं को बताती हुई चलती हूँ। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाइयां लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं और यह खबर अखबारों में पहले सफे और मोटे अक्षरों में छपी है। अखबारों के द्वारा ही उर्मिला को यह खबर प्राप्त होती है कि छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। निश्चय यह है कि वे जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। यह खबर सुनकर उर्मिला उदास हो जाती है। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता। यूरोप में ही उन्होंने मांसोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की कहानी सुनी थी। अवकाश पाकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं और अपने मन की और अपनी शारीरिक पीड़ा के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। रिपुदमन आचार्य से कहता है कि मेरा स्वास्थ्य मुझे वापस दे दीजिए तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इस पर आचार्य मारुति कहते हैं कि इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस पर हम कल ठीक 3:20 पर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आप डायरी लेके आइएगा और अब तक से लेकर कल तक के सारे विषय उस डायरी में लिखकर लाइएगा। आचार्य मारुति रिपुदमन से विवाह की बात करते हैं तो वह कहता है कि मैं इसके अयोग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वह बनता है, वह तब तक सबका नहीं हो सकता। अपना एक कोलू बनाकर उसमें जुटा हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ और कहने को नहीं है। आचार्य रिपुदमन से परसों मिलने के लिए कहते हैं। रिपुदमन कहता है कि परसों यदि ना गया, कहाँ ना गए, यही हिमालय या कहीं। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नए पन से जल्दी ही छूट गए। एक दिन वह उर्मिला से सिनेमा के एक बॉक्स में भेंट करते हैं और अपने बच्चे के नाम के बारे में पूछते हैं। उर्मिला कहती है कि तुम ही रखो। तो रिपुदमन उसका नाम आदित्य रसन बहादुर रखता है। उर्मिला कहती है बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं, मैं तो मधु कहती हूँ। रिपुदमन माधवेन बहादुर नाम रखता है।
उर्मिला कहती है तुम जानो, मुझे तो मधु काफी है। दोनों में बहुत देर तक बातचीत होती है। रिपुदमन उर्मिला से पूछता है कि अब भी मुझसे नाराज हो। उर्मिला कहती है कि नहीं। आचार्य रिपुदमन मारुति के बारे में बात करता है। उर्मिला कहती है वह ढोंगी है। वह कहता है कि नहीं, वह श्रद्धेय है। जानती हूँ वह स्त्री को चूल्हे और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु है और साधारणता का खंजर है। रिपुदमन कहता है कि उनकी शायद यही राय है कि मुझे घूमना नहीं चाहिए, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है? वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति सब जानते हैं, मुझको तुम भी जानती हो, इसलिए तुम कहो क्या करना है? विवाह नहीं करना है। उर्मिला, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त भूषण है। उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसी से तो कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेम का हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं करूँगी, इसलिए किसी स्त्री के प्रति तुम में मैं निषेध नहीं चाह सकती। मुझ में तुम्हारे लिए प्रेम है, इसे सिद्धि के अंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। 3:45 बजे राजा रिपु आचार्य के यहाँ पहुँचते हैं। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा, अनंतर नोटबुक रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उठ कर बोले, क्षमा कीजिए, मैं कुछ याद कर रहा था। डायरी में संक्षिप्त लिखा है, उर्मिला माता है, कुमारी नहीं, यही ना? अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन उर्मिला? वही धनंजय की लड़की। वह यह कहती है वह पागल है। यही वह आपके बारे में कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं वह मेरी बेटी है। रिपुदमन ने सब कहा, जो हुआ हुआ, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ना ना चाहिए। आचार्य जी, आप किस अधिकार से मुझसे कह रहे हैं? रिपु ने, जो अपने हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में विवाह में झिझक की, इसी का ना यह बदला है। तो तुम रिपु से नाराज ही रहोगी, उसके साथ साथ अपने को भी दंड देती रहोगी। उर्मिला स्तब्ध आचार्य को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में तार तार आंसू बह रहे हैं। उसकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझ अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख हाय विधाता ने क्यों नहीं लिख सका। चाहती हूँ इस हक भागिन को भूल जाइएगा। रिपुदमन उर्मिला से पूछता है कि तुम आचार्य से मिली थी। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष ना रहो। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात ही कहाँ रह जाएगी। दिशाओं के द्वार दिगंत में हम खो जाएंगे, शेष यहाँ किसको रहना है? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझाता, तुम्हारी संस्कृत नहीं समझता। सीधे बताओ मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज मिल जाए तो लो, तुम्हारे सामने फोन से तय किए लेता हूँ। फोन पर भी बात करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, तो परसों शटलैंड के लिए पूरा जहाज हो गया है। रिपुदमन के दक्षिण ध्रुव जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। उर्मिला अखबार लेती है, पढ़ती है और रख देती है और यह कल्पना करती है कि आज अंतिम संध्या है।
राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक वह दलपति। कई रात तक इन कल्पनाओं में रही। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना था। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे मिला जो पत्र छपा था वह भी नीचे दिया जाता है। बच्चों, परीक्षा में कभी कभी यह प्रश्न भी आता है कि कहानी की कथा वस्तु क्या है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो आइए हम आपको कहानी की कथा वस्तु से अवगत कराते हैं। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक करके लौटते समय यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका भरपूर स्वागत हुआ। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला अपने सोते हुए शिशु का चुंबन करती है। कई दिनों तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदमन मुंबई आ पहुंचे, वहां भी उनका भरपूर स्वागत हुआ। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली आए। वे सबसे सौजन्य से मिलते हैं। ऐसा लगा कि उन्हें प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। एक संवाददाता ने लिखा है कि मैं मिला तो उनके चेहरे से ऐसा लगा कि वे यहाँ नहीं कहीं दूर हो। उर्मिला ने इसे पढ़ा और अखबार अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। अवकाश पाते ही वे आचार्य मारुति के पास पहुंचे। अभिवादन के बाद आचार्य मारुति से पूछा कि वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। रिपुदमन कहता है कि आपके पास रोगी ही आया है, विजेता नहीं। विजेता एक छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए ही छोड़िए। रिपुदमन कहता है, मुझे नींद नहीं आती, मन पर मेरा काबू नहीं रहता। आचार्य मारुति और रिपुदमन के बीच काफी देर तक बातें हुई। रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में उर्मिला से मिलता है। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। यह बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। दोनों में काफी बातें होती हैं। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेन बहादुर रखता है। उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में ही छोड़कर क्यों चले आए? वह कहती है, तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता का काम नहीं है। रिपुदमन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। क्या तुम अभी नाराज हो? उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है, तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुति की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदमन के कहने के बाद वह मारुति के पास जाती है, किंतु उनके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती। मारुति रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, वह उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। वह यह भी चाहता है, किंतु उर्मिला के हट के कारण तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फोन पर बातें की और बताया कि परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया है। उर्मिला के कुछ दिन रुकने के कहने पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। इस खबर से अखबारों में धूम मच जाती है। वह दिन भी आ गया जब रिपुदमन उससे दूर चला गया। उर्मिला कल्पनाओं में बहुत कुछ सोचती रहती है, किंतु अचानक तीसरे दिन
उर्मिला ने अखबार पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना है। मृतक के तकिए के नीचे पत्र मिला है जिसमें लिखा था, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था, सब तैयारियां थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण इस बार मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयां दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, यह चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों के सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, स्व अल्पांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अभी नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में मैं काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। आइए अब हम आपको कहानी के उद्देश्य की ओर ले चलते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना और वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक सुख और अलौकिक उपलब्धि श्रेष्ठ है। अतः यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आइए अब हम आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी की भाषा शैली की समीक्षा कीजिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी कला की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। बच्चों, ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आपको एक ही देना होगा। प्रमुख पात्र का चरित्रण। कहानी का अध्ययन करने से हमें ये पता चल गया होगा कि कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। और ध्रुव यात्रा की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जिसको मैं आपको अवगत करा चुकी हूँ। बच्चों, यह आपका गृह कार्य भी होगा। आइए पुनरावलोकन के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमने आज क्या क्या अध्ययन किया। कहानी क्या है, कहानी के लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय, कहानी कथा वस्तु, कहानी का उद्देश्य और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, आज की आपकी कक्षा यही समाप्त होती है। स्वस्थ रहिए,